हरियाणा के विजन को साकार करने की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में परिकल्पित विषयगत हस्तक्षेपों को सरकार के विजन के साथ जोड़ना चाहता हूं। समाज के गरीब और कमजोर वर्गों का उत्थान, इसके लिए महात्मा गांधी के विचार हमारी सरकार का प्रकाश स्तंभ की तरह मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा था, सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति के चेहरे को याद करें और अपने आप से पूछें कि मैं जो कदम उठाने जा रहा हूं, क्या वह उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय दर्शन अर्थात सबसे गरीब व्यक्ति के आर्थिक उत्थान का ये सिद्धांत हमारी सरकार के लिए मार्गदर्शक है। आज के दिन 91 साल पहले महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के लिए अपने अनुयायियों का नेतृत्व करते हुए साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा निकाली थी। आज मैं इस अवसर पर एक नई योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान शुरू करने की घोषणा करता हूं। इस अभियान के लिए परिवार पहचान पत्र से डाटा का सत्यापन किया जाएगा और राज्य में 1 लाख निर्धनतम परिवारों की पहचान की जाएगी। इन परिवारों की न्यूनतम आर्थिक सीमा 1,80,000 रुपये वार्षिक करने के उद्देश्य से उनके आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा, कौशल विकास, वेतन रोजगार, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपायों का एक पैकेज अपनाया जाएगा और लागू किया जाएगा। जब इन 1 लाख परिवारों का सफलतापूर्वक उत्थान हो जाएगा तो सरकार अगले 1 लाख निर्धनतम परिवारों की पहचान करेगी और उनके आर्थिक उत्थान के लिए काम करेगी और ये क्रम उत्तरोत्तर चलता रहेगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान हर पहचान किए गए परिवार के उत्थान के लिए योजनाओं अथवा योजनाओं के सेट की पहचान करने के लिए सरकार की सभी योजनाओं को समायोजित करने वाला व्यापक मिशन होगा। पहचान किए गए निर्धनतम परिवारों के उत्थान को सरकार का हर विभाग उसके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में प्राथमिकता देगा। हम सब मिलकर इस अभियान को वर्ष 2025 तक चलाएंगे और मुझे उम्मीद है कि तब राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला कोई परिवार नहीं रहेगा। वित्त वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान के अंतर्गत लगभग 2 लाख परिवारों के आर्थिक उत्थान के लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूं। सरकार की नीति इन परिवारों को सामाजिक आर्थिक सीढ़ी के अंतिम पायदान पर अनिवार्य रूप से कवर करने की है। इसके बाद 1 लाख परिवारों को अगले सेट को कवर किया जाएगा तथा इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए समाज के सभी कमजोर वर्गों को कवर किया जाएगा। हमने वृद्धों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, किन्नरों, बौनों, अल्पसंख्यकों और केवल एक बेटी बच्चा वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा, दिव्यांग महिला, निराश्रित महिला, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, किन्नर व बौना भत्ता के रूप में प्रतिमास 2250 रुपये वितरित किए जा रहे हैं। बेसहारा बच्चों को 1350 रुपये प्रतिमास और स्कूल नहीं जाने वाले दिव्यांग बच्चों को 1650 रुपये प्रतिमास की वित्तीय सहायता वितरित की जा रही है। विभिन्न योजनाओं के 28.17 लाख लाभार्थियों के खातों में PFMS के माध्यम से पेंशन वितरित की जा रही है। समाज के बुजुर्गों की समस्याओं के दृष्टिगत और उनके प्रति अपार सम्मान व्यक्त करते हुए मैं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता इस वर्ष 1 अप्रैल से 2500 रुपये करने की घोषणा करता हूं। वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री विवाह शगन योजना के अंतर्गत लाभ पात्रों को शादी से पहले या शादी के दिन ही इस योजना का लाभ देने के लिए योजना का सरलीकरण किया गया है। अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत कक्षा 11वीं स्नातक के प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में 8,000 रुपये लेकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष तक की छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा के उनके अंकों के आधार पर छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। हमारी सरकार 2,50,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, बैंकिंग, रेलवे, SSC, HTET, CGL और NET व JEE इत्यादि के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से मुफ्त कोचिंग प्रदान कर रही है। कानूनी सहायता योजना के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को अदालतों में संपत्ति
कृषि भूमि, किराया और आरक्षण आदि से संबंधित मामलों की पैरवी का खर्च पूरा करने हेतु 11,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। मैं इसे बढ़ाकर 22,000 रुपया करने का प्रस्ताव करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सतत विकास लक्ष्यों की परिकल्पना के अनुसार लैंगिक समानता और महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार की सहायता से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समेकित बाल विकास योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी, समेकित बाल संरक्षण योजना, पोषाहार अभियान, महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर और महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्र जैसी अनेक पहलें क्रियान्वित कर रहे हैं। लक्षित 4,000 प्ले वे स्कूल खोलने के प्रस्ताव से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। पहले चरण में स्कूल परिसरों या विभागीय भवनों में संचालित 1135 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा और मार्च 2021 से अप्रैल 31 मार्च 22 तक 4,000 केंद्रों को प्ले वे स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। 2 चरण है। पहले चरण में 1135 आंगनवाड़ी केंद्र और मार्च 21 से ये चलाए जाएंगे। दूसरे चरण में 21-22 में 2,865 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले वे स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। 43। इसके अलावा 2 चरणों में 500 क्रचों को भी संचालित किया जाएगा। पहले चरण में 2020-21 में 182 क्रच पहले से ही स्वीकृत हैं और आधुनिक सुविधाओं के साथ संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2021-22 में विभिन्न जिलों में कामकाजी महिलाओं की संख्या का आंकलन करने के बाद मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन करके शेष 318 क्रच शुरू किए जाएंगे। राज्य सरकार ने लिंग संवेदनीकरण योजना के तहत दिसंबर 2020 तक लगभग 13.64 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 11 लाख महिलाओं एवं किशोरियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरित करके 10 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं और बच्चियों को लाभान्वित किया है। पोषण अभियान का लक्ष्य किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं एवं 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण की स्थिति पर बल देना है। हरियाणा के सभी जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में वर्ष 2020-21 के दौरान 1.22 करोड़ प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुरूप सरकार अगले 1 साल में आंगनवाड़ियों की कार्यप्रणाली में सुधार लाएगी और शेष बचे 21,962 आंगनवाड़ियों के माध्यम से गुणवत्तापरक खेल खेल में सीख या स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करेगी। प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश से पहले छोटी आयु के बच्चों के लिए एक ठोस मौलिक आधार बनाने से उनके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है, जिसे समाज के वंचित वर्गों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तैयार किया गया है। यह हरियाणा के किसानों एवं असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन तथा परिवार भविष्य निधि के आश्वासन के साथ राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जीवन एवं दुर्घटना बीमा सुनिश्चित करके उनकी सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक कदम है। इस योजना को भारत सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है। इस योजना का उद्देश्य 1,80,000 रुपये प्रति वर्ष तक की आय और 5 एकड़ प्रति परिवार तक की कुल भूमि जोत तथा परिवार पहचान पत्र संख्या वाले परिवारों को 6,000 रुपया वार्षिक की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हरियाणा सरकार की राज्य बीमा न्यास के माध्यम से एक सर्वसमावेशी बीमा स्कीम शुरू करने की योजना है। इसमें दुर्घटना या किसी अनहोनी घटना में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की मृत्यु होने पर विस्तृत बीमा कवर उपलब्ध करवाया जाएगा। ये स्कीम क्रियान्वित होने पर संबंधित विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चलाई जा रही स्कीमों का स्थान लेगी। मैं बजट 2021-22 में 10,798 करोड़ रुपए के प्रव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो संशोधन 2020-21 के 10,118 करोड़ रुपए के परिव्यय पर 6.7% की वृद्धि दर्शाता है। इस 10,798 करोड़ रुपए के प्रस्ताव परिव्यय में अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए 524 करोड़ रुपए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 7,828 करोड़ रुपए,
महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 1621 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए 824 करोड़ रुपए शामिल हैं। कृषि और किसान का आर्थिक विकास। हम ऋणी हैं किसानों के, जिन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम से हरियाणा को देश का खाद्यान्न भंडार बनाया है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। हम किसानों की आय दुगनी करने और उनका कल्याण में उत्थान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, एकीकृत शोषण तत्व प्रबंधन, कीट प्रबंधन, गुणवत्तापरक आदानों, उर्वरक, बीज, कीटनाशक आदि की उपलब्धता, क्षारीय और लवणीय जल भराव वाली मृदाओं का सुधार, जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण, खेत में जल प्रबंधन, फार्म मशीनीकरण को प्रोत्साहन, क्षेत्र की कवरेज और उपज का आंकलन, फसल विविधीकरण तथा फलों व सब्जियों को प्रोत्साहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मृदा स्वास्थ्य। मैं इस वर्ष हर खेत स्वस्थ खेत नामक एक विशेष अभियान चलाने की घोषणा करता हूं। इस अभियान में मृदा स्वास्थ्य और मृदा की गुणवत्ता के आधार पर फसल चयन की सुविधा उपलब्ध करवाने पर बल दिया जाएगा। ये मृदा स्वास्थ्य को लेकर फसलों के चयन, इनपुट्स और प्रसंस्करण और विपणन के हर स्तर पर समाधान उपलब्ध करवाने का एक प्रयास है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य के आधार पर फसलों की बिजाई के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पंजीकृत किसानों द्वारा फसल की बिजाई की विशेष जानकारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 9.14 लाख किसानों ने पंजीकृत करवाया है। अप्रैल 2021 से प्रत्येक एकड़ के मृदा नमूनों के संरक्षण और जांच का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में राज्य के पूरे क्षेत्र को कवर किया जाएगा। किसानों को घर द्वार पर मृदा जांच सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मंडियों व सरकारी भवनों में 17 नई मोबाइल मृदा जांच प्रयोगशालाएं और 59 मिनी मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। 14 नई मृदा जांच प्रयोगशालाओं के लिए भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शेष मृदा जांच प्रयोगशालाओं का कार्य प्रगति पर है। किसानों और विज्ञान के विद्यार्थियों में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के महत्व के संबंध में जागरूकता बढ़ाने, विज्ञान के विद्यार्थियों को मृदा व पानी के नमूनों की जांच तथा उन्हें एक उद्यमी के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल की गई है। पहले चरण में वर्ष 2020-21 के दौरान मृदा जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु कुल 115 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों का चयन किया गया है। 21-22 के दौरान स्कूलों, कॉलेजों, तकनीकी विश्वविद्यालयों, संस्थानों में लगभग 125 मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इससे एक ओर तो किसानों को लाभ होगा और दूसरी ओर विद्यार्थियों को अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम के माध्यम से एक अनूठा अवसर मिलेगा। कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में यह अनिवार्य होगा कि वे क्षेत्रीय गतिविधियों के साथ जुड़ें। क्षारीय लवणीय मृदा के उपचार हेतु योजना में किसानों की भागीदारी के लिए एक नया पोर्टल स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2021-22 में कम से कम 1 लाख एकड़ भूमि सुधार का प्रस्ताव है। कृषि उत्पाद संगठनों की स्थापना, FPOs, इसके तंत्र का विस्तार करना सरकार की एक और प्राथमिकता है। सरकार का मार्च 2021 तक 500 किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध 486 किसान उत्पादक संगठन बनाए जा चुके हैं और मार्च 2022 तक 1000 किसान उत्पादक संगठन स्थापित किए जाएंगे। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फसल समूह विकास कार्यक्रम स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। राज्य सरकार ने खरीफ 2020 के एक संशोधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अधिसूचित की है। राज्य के हर ब्लॉक में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया गया है। इस योजना के तहत अब तक 13.27 लाख किसानों ने 2,980.74 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम राशि का लाभ उठाया है, जबकि खरीफ 2020 के दौरान 9,14,273 किसानों को कवर किया गया था। सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। अलग अलग किसानों को सब्सिडी पर 10,042 मशीनें प्रदान की गई हैं। 1345 कस्टम हायरिंग सेंटर खोले गए हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप फसल अवशेष जलाने की घटनाएं 19-20 में 6,364 से कम होकर 20-21 में 5,678 रह गई। इसके अलावा
स्थल और अन्य स्थानों पर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए व्यापक प्रबंधन योजना तैयार की गई है। इस वर्ष फसल अवशेषों के उपयोग के लिए प्रदेश में पेट्रो मंत्रालय के सहयोग से 100 कंप्रेस्ड बायोगैस तथा बायोमास प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन बायोगैस और बायोमास संयंत्रों आदि को धान के पुआल की आपूर्ति के लिए कैचमेंट एरिया उपलब्ध करवाने के लिए धान उत्पादक गांव का मानचित्रण भी किया जा रहा है। फसल विविधीकरण और भूजल की किफ़ायती प्रयोग के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। तदनुसार 97,000 एकड़ क्षेत्र को धान से अन्य फसलों जैसे कि मक्का, कपास, बाजरा, दालों, सब्जियों, चना और चारा आदि के अधीन लाया गया है। सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहन के रूप में या धान से अन्य वैकल्पिक फसलों के विविधीकरण के लिए 7,000 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वर्ष 2021-22 के दौरान धान के अधीन क्षेत्र 2 लाख एकड़ कम करने का लक्ष्य है। जीरो बजट खेती, कृषि को लाभकारी बनाने और उपभोक्ताओं को ताज़ा और प्रदूषण मुक्त कृषि उत्पाद उपलब्ध करवाने की पहल के रूप में हमारी सरकार जीरो बजट खेती, जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इस पद्धति में 3 वर्षों में 1 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इन पद्धतियों में गौशालाओं को जोड़ा जाएगा, किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके प्रोत्साहन के लिए उचित सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इन पद्धतियों से उत्पादित कृषि पैदावार की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए परीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। किसान मित्र योजना, हमारी सरकार किसान मित्र योजना नाम से एक नई योजना शुरू करने जा रही है। ये योजना 5 एकड़ से कम खेती करने वाले छोटे किसानों के सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सेवाएं सुनिश्चित करने एवं उनके आर्थिक प्रबंधन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु हरियाणा सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को वित्तीय संस्थानों से अच्छा तालमेल करने, वहाँ से नकदी प्राप्त करने, नकदी निकालने, नकदी जमा कराने, शेष राशि की जानकारी देने, पिन बदलने, नई पिन बनाने, मिनी स्टेटमेंट, चेकबुक के लिए अनुरोध, आधार नंबर अपडेशन, ऋण के लिए अनुरोध, मोबाइल नंबर अपडेशन, समस्याओं के पंजीकरण, फीडबैक इत्यादि जैसी विविध सेवाओं के माध्यम से सुविधाएं देना है। इस योजना का मुख्य पहलू है कि इस योजना में बैंकों की साझेदारी से राज्य में 1000 किसान एटीएम स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। खरीद, हरियाणा रबी की फसलों गेहूं, चना, सरसों, सूरजमुखी तथा खरीफ की फसलों धान, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहा है। हरियाणा सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम प्लेटफॉर्म के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद को सुचारू बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पारदर्शिता आई है और किसानों तथा अन्य हितधारकों के साथ बेहतर अंतरफलक स्थापित हुआ है। कोविड-19 महामारी के बावजूद सरकार ने रबी 2020-21 में 74.01 लाख मीट्रिक टन गेहूं तथा 7.49 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद की है। खरीफ 2020-21 के दौरान सरकार द्वारा 56.07 लाख मीट्रिक टन धान और 7.76 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की गई। इसके अतिरिक्त फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मक्का, चना और मूंगफली की फसलों की भी सरकारी खरीद की गई। वर्ष 2020-21 के खरीद कार्यों के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसानों को 29,950 करोड़ रुपए तथा अन्य हितधारकों को लगभग 1800 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। सरकार की योजना रबी सीजन 2021 में लगभग 81 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 7 लाख मीट्रिक टन सरसों तथा वर्ष 21-22 में लगभग 60 लाख मीट्रिक टन धान और 7 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद करने की है। सरकार मक्का, सूरजमुखी, मूंग, चना और मूंगफली की खरीद भी अपनी नीति को जारी रखते हुए फसलों के विविधीकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहन देना जारी रखेगी। सरकार कृषि उत्पादन के लिए अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित कर रही है। हमने इस वर्ष 6.60 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है। भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए साइलो का उपयोग किया जाएगा। कृषि विपणन, एक अन्य पहल में राष्ट्र स्तरीय कृषि उत्पादों के विपणन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा
जिला सोनीपत के गन्नौर में 545 एकड़ भूमि पर भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी स्थापित की जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत 2400 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें से 1600 करोड़ रुपए की राशि RIDF NIDA के तहत नाबार्ड से जुटाई जाएगी और शेष 800 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वस्तु विशिष्ट मंडियां विकसित की जा रही हैं। पिंजौर में सेब मंडी, गुरुग्राम में पुष्प मंडी, सोनीपत के सिरसा में मसाला मंडी विकसित की जा रही है। राज्य सरकार से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि निर्यात नीति तैयार कर रही है। हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड राज्य में पैकेज्ड वीटा, अन्य उपभोक्ता वस्तुओं आदि के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए 22 जिलों में 2000 रिटेल आउटलेट स्थापित करने का इच्छुक है। हरियाणा भारत के उन 18 राज्यों में से है जिन्होंने 81 कृषि उपज विपणन समितियों में ई नाम लागू किया है। शेष 32 मंडियों को ई नाम के साथ शीघ्र जोड़ा जाएगा। इससे किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य की जानकारी सुलभ हो जाएगी। कृषि उपज के प्रबंधन में मार्केट यार्ड की दक्षता में सुधार और फसल के कटाई उपरांत नुकसान को कम करने के लिए राज्य की सभी प्रमुख मंडियों में फसल सुखाने के लिए मशीन, साइलो, ग्रेडिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, वजन व सिलाई, छटाई, पैकेजिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की योजना है। हरियाणा भंडारण निगम के गोदामों को कवर करने के लिए चरणबद्ध ढंग से क्लोज सर्किट टीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। बोर्ड द्वारा किसानों और मजदूरों को 10 रुपये की सब्सिडी दर पर भोजन मुहैया करवाने के लिए राज्य की 25 मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन स्थापित की गई है। बागवानी प्रदेश में 80.67 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ बागवानी क्षेत्र बढ़कर 4.7 लाख हेक्टेयर हो गया है। राज्य में 20 बागवानी फसलों के लिए संरक्षित मूल्य प्रदान करने हेतु भावांतर भरपाई योजना और किसानों को मौसम की मार से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना लागू की गई है, जिसमें किसानों को अब 5% के बजाय सिर्फ 2.5% की घटी हुई प्रीमियम राशि देनी होगी। गुणवत्तापूर्वक रोपण सामग्री के लिए किसानों को 1.18 करोड़ संकर वनस्पति पौधे दिए गए हैं। आम, अमरूद, सिट्रस फलों के बागों में सब्सिडी की सीमा 16,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। पशुपालन एवं डेयरी हरियाणा के दुधारू पशुधन संख्या देश की जनसंख्या का 2.5% है, परंतु राज्य प्रतिवर्ष 117.34 लाख टन दूध का उत्पादन देकर देश के कुल दूध उत्पादन के 5.56% की आपूर्ति करता है। इसी प्रकार राज्य में दूध की उपलब्धता 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जो कि राष्ट्रीय औसत 394 ग्राम के मुकाबले काफ़ी अधिक है और इसमें पंजाब के बाद हरियाणा दूसरे स्थान पर है। डेयरी, पशुपालन और अन्य संबंधित गतिविधियों में लगे पशुपालक किसानों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की समय पर पूर्ति के लिए राज्य के विभिन्न बैंकों द्वारा 8 लाख पशुपालक किसानों को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा में 70 लाख पशुधन है। सरकार ने पशुधन के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना का विस्तार करके पशुधन बीमा करने का निर्णय लिया है। पशुपालकों को इस योजना के लिए पात्र होने के लिए अनिवार्य रूप से अपने पशुओं के कान पर 12 अंकों की ID वाला टैग लगवाना होगा। सरकार द्वारा बेहतर पशुधन पोल्ट्री रोग डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान करने के लिए हिसार, सोनीपत और पंचकुला में एवियन इन्फ्लुएंजा तथा अन्य पोल्ट्री रोगों के रैपिड और RT-PCR डायग्नोस्टिक के लिए 3 बायोसेफ्टी लेवल 2 प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। सरकार द्वारा सभी 1020 राजकीय पशु चिकित्सालयों का कंप्यूटरीकरण सुनिश्चित किया जाएगा और उन्हें सभी आवश्यक आधारभूत संरचना तथा ग्राम स्तर पर FTTH फाइबर नेट के साथ जोड़कर
IT नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा अस्पताल समय के बाद ऐसे गांव और कस्बों में मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी जहां सरकारी पशु अस्पताल नहीं है। इस प्रयोजन के लिए खंड स्तर पर 142 मोबाइल पशु चिकित्सा वैन मुहैया करवाई जाएंगी। सरकार बकरियों की नस्ल के अनुवांशिक उन्नयन, गरीब बकरी पालक किसानों की आय बढ़ाने के लिए गाय व भैंसों की तर्ज पर बकरियों के लिए भी कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का विस्तार करेगी। भिवानी के लोहारू में बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। हमारी संस्कृति में गायों के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गौ संवर्धन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मैं इस उद्देश्य के लिए वित्त वर्ष 21-22 के लिए बजट 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए आवंटित करता हूं। मत्स्य पालन को आय और रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। हरियाणा अंतर्देशीय जलीय कृषि के माध्यम से एक प्रमुख मत्स्य उत्पादक है। हरियाणा में औसत 9.6 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादकता दर्ज की गई है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर 3 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर औसत मत्स्य उत्पादकता से अधिक है। मत्स्य पालक किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा 2021-22 से 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 1090 हेक्टेयर लवणता प्रभावित क्षेत्र और 5000 हेक्टेयर ताज़ा पानी वाले अतिरिक्त क्षेत्र का विकास किया जाएगा। करनाल और चरखी दादरी में 2 बड़े फिश फीड मिल प्लांट स्थापित किए गए हैं। झींगा कल्चर के लिए लवणता प्रभावित क्षेत्र विकसित करने के लिए 2021-22 में भिवानी के गरवा गांव में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 10 स्मॉल फिश फीड मिल प्लांट यूनिट स्थापित की जाएगी। भविष्य में लुप्तप्राय होने के कगार पर पहुंची मछली प्रजातियों को संरक्षित करने और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए पंचकुला के टिक्कर ताल में 40,000 मत्स्य बीज तथा यमुनानगर, करनाल और पानीपत में पश्चिमी यमुना नहर के प्राकृतिक जल में 1.6 लाख मत्स्य बीज का स्टॉक किया गया है। सरकार ने मत्स्य पालन अवसंरचना विकास निधि नाबार्ड के तहत 68.95 करोड़ रुपए के परियोजना प्रस्ताव राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड हैदराबाद और भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए हैं। सहकारिता, दक्षिण हरियाणा में एक नया दुग्ध संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को कवर करेगा। इसकी पैकिंग क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन की होगी। इसे 5 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकेगा। जिला भिवानी के गांव सिरला में एक लघु दुग्ध संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है। बजट 21-22 में 6,110 करोड़ रुपए परिव्यय प्रस्तावित है। इसमें 2,998 करोड़ रुपए कृषि कल्याण, 489 करोड़ रुपए बागवानी, 1225 करोड़ रुपए पशुपालन डेयरी, 125 करोड़ रुपए मत्स्य पालन, 1274 करोड़ रुपए सहकारिता के लिए हैं। बजट अनुमान 21-22 6,110 करोड़ रुपए का व्यय 2021 के 5,052 करोड़ रुपए की तुलना में 20.9% अधिक है। अगला 2 वर्ष एक विशेष योजना द्विवार्षीय जल योजना, नाम इसका वास्तव में द्विवार्षीय जल प्रबंधन योजना, सिंचाई एवं जल संसाधन। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के लिए एक बहुमूल्य उपहार है। जल संरक्षण और इसके किफ़ायती उपयोग हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पानी के संरक्षण, प्रबंधन और पुनः उपयोग, रिचार्ज और रिसाइक्लिंग पर बल देने के लिए मैं आगामी 2 वर्षों अर्थात 2021 से 2023 को द्विवार्षीय जल प्रबंधन योजना के रूप में मनाने का प्रस्ताव करता हूं। जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में हमने कई संस्थागत और ढांचागत परिवर्तन किए हैं। इनमें लघु और दीर्घावधि परिप्रेक्ष्यों के साथ सतत जल संसाधन प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की स्थापना और न्यायोचित, समान तथा दक्षतापूर्ण उपयोग हेतु भूजल तथा सतही जल का आंकलन करना प्रमुख है। हमने मौजूदा कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण को सुदृढ़ बनाया है।
और हरियाणा में कृषि उत्पादन व उत्पादकता तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए इसके नियमित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित और क्रियान्वित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकसित प्राधिकरण के रूप में इसका पुनः नामकरण किया है। इस दृष्टिकोण के साथ सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 4 जिलों नामता महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी और फतेहाबाद पर विशेष बल देने का निर्णय लिया है। तालाबों के समूचे विकास कार्य के समन्वय निगरानी हेतु हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। इस प्राधिकरण द्वारा सीवरेज पाइपलाइन बिछाना, अपशिष्ट जल के तालाब में डालने हेतु पक्की ड्रेन, अपशिष्ट जल उपचार, तालाब की खुदाई, बांध का निर्माण, तालाब के चारों ओर जलीय पौधे, घास लगाना, ट्रैक बिछाना, तालाब में जलापूर्ति और ड्रेनेज, अतिरिक्त पानी से सूक्ष्म सिंचाई, मत्स्य पालन और तालाब के पानी की गुणवत्ता की जांच जैसे विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने तथा मौजूदा 35 एसटीपी के औपचारिक अपशिष्ट जल का उपयोग करने के उद्देश्य से नाबार्ड के सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में खेतों में सूक्ष्म सिंचाई के साथ समुदाय आधारित सोलर ग्रिड पावर इंटीग्रेटेड माइक्रो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु भी एक परियोजना स्वीकृत करवाई गई है। इस वर्णित परियोजना के क्रियान्वयन के बाद यमुना और घग्गर नदी में अपशिष्ट जल का प्रवाह रोका जाएगा और इस पानी को प्रयोग के लिए रिसाइकिल किया जाएगा। यमुना नदी में मानसून अवधि के दौरान उपलब्ध अतिरिक्त पानी का उपयोग करने के लिए प्रमुख सिंचाई तंत्र की वहन क्षमता बढ़ाने और सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने समानांतर दिल्ली शाखा संवर्धन नहर, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, हांसी शाखा के पुनरुद्धार की परियोजनाएं नाबार्ड से स्वीकृत करवाई हैं। इन परियोजनाओं का कार्य आगामी वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में शुरू होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त भालौट शाखा के पुनरुद्धार की एक परियोजना नाबार्ड को भेजी हुई है। रिसाव और अन्य नुकसानों को नियंत्रित करके तथा नहरों की वहन क्षमता को बढ़ाकर राज्य में पुराने जीर्णशीर्ण सिंचाई नहरी तंत्र का पुनरुद्धार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लगभग 110 चैनलों का पुनरुद्धार कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त सरकार रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी में उठान सिंचाई प्रणाली की क्षमता और दक्षता में सुधार पर विशेष बल देकर दक्षिणी हरियाणा के प्रत्येक टेल पर पानी उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम यमुना नदी और सहायक नदियों गिरी, टोंस से सुनिश्चित जलापूर्ति के लिए यमुना नदी पर अपस्ट्रीम स्टोरेज बांधों रेणुका, किसाई और लखवाड़ व्यासी के निर्माण की जोरदार तरीके से पैरवी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पवित्र सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार के लिए गैर मानसून के दौरान 1680 हेक्टेयर मीटर की शुद्ध गतिशील भंडारण क्षमता के साथ आदिबद्री बांध, सोम सरस्वती बैराज और सोम सरस्वती जलाशय के निर्माण की एक परियोजना सरकार के विचाराधीन है। पोटा साहब से कलेसर तक यमुना नदी के प्रवाह क्षेत्र में हथनीकुंड बैराज की अपस्ट्रीम में एक बांध बनाने का प्रस्ताव है। ये बांध पहले ही प्रस्तावित 3 अपस्ट्रीम स्टोरेज बांधों रेणुका, किसाऊ और लखवाड़ ब्यासी से बचे लगभग 20.43% कैचमेंट एरिया में उत्पन्न बाढ़ों के पानी का भंडारण करेगा। प्रस्तावित बांध इन अपस्ट्रीम स्टोरेज बांधों के लिए संतुलन जलाशय के रूप में काम करेगा। इसकी प्राथमिक रिपोर्ट आने वाले वित्त वर्ष में तैयार की जाएगी ताकि इसके निर्माण के लिए साझेदार राज्यों और केंद्रीय जल आयोग से सैद्धांतिक अनुमति ली जा सके। मेवात क्षेत्र में पेयजल पानी के लिए सरकार ने 100 क्यूसेक की मेवात फीडर नहर का निर्माण करने का निर्णय। ये नहर बादली के निकट गुरुग्राम जिला आपूर्ति से पाइप्ड चैनल के रूप में निकाली जाएगी और केएमपी एक्सप्रेस के साथ गुरुग्राम चैनल तक जाएगी। इसके अतिरिक्त खेतों में भरे बारिश के पानी से डार्क जोन में भूजल को रिचार्ज करने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत के तहत 1000 रिचार्ज बोरवेल के निर्माण की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना से हर वर्ष जल भराव होने वाले लगभग 8000 एकड़ भूमि में सुधार होगा। इन रिचार्ज वेल का कार्य दिसंबर 2021 के अंत तक पूरा हो जाएगा। राज्य सरकार रावी ब्यास नदियों के पानी के प्रवेश का न्यायोचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा ठोस प्रयासों से एसवाइएल नहर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। मैं विशेष रूप से 21-22 में इस उद्देश्य के लिए 100 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं और सम्मानित सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि जितने भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी सरकार उसको मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत हालांकि भारत सरकार ने वर्ष 2024 तक सभी घरों में नल के माध्यम से जलापूर्ति कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है, परंतु हमने इस कार्य को केवल वर्ष 2022 तक ही
पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। हरियाणा में लगभग 31 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से जनवरी 21 तक 26.19 लाख ग्रामीण परिवारों को जलापूर्ति कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 21-22 के लिए 1.6 लाख घरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्रामीण संवर्धन जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत गांव में जलापूर्ति का स्तर प्रति व्यक्ति 55 से 70 लीटर तक बढ़ाने के लिए मौजूदा जलापूर्ति सुविधाओं में सुधार तथा उन्हें मजबूत किया जा रहा है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए नाबार्ड से भी धनराशि ली जा रही है। वर्ष 2021 में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत 1003 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाएं प्रगति पर हैं तथा वर्ष 2021 में रेवाड़ी, नारनौल, जींद में 129 करोड़ रुपए की लागत की 3 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। हमने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलापूर्ति 135 लीटर तक पहुंचाने, सीवरेज प्रणाली बिछाने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए महाग्राम योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 130 गांवों की पहचान की गई है, जिनमें 3 चरणों में कार्य किया जाएगा। पहले चरण में 20 गांव, दूसरे चरण में 38 और तीसरे चरण में शेष 72 गांव शामिल होंगे। हमारी सरकार शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर पानी उपलब्ध करवाने के लिए भी पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है। राज्य के 87 कस्बों में पहले ही पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। वर्ष 2021 में घरोंडा, निसिंग, त्रावड़ी, स्मालखा की सभी नवविकसित कॉलोनियों में पेयजल की सुविधा मुहैया करवाई गई है। इसके अतिरिक्त लोहारू, हिसार, नरवाना, उचाणा, लाडवा, पुनाड़ा नव विकसित कॉलोनियों में भी पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। सरकार द्वारा 80 कस्बों के 124 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। कैथल, पुंडी, असंध में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन का कार्य पूरा हो चुका है। भूना, नांगल चौधरी, इस्माइलाबाद, सरोरा में नए सीवरेज प्लांट की स्थापना का कार्य मार्च 21 तक पूरा होने की संभावना है।